नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। साल 2024 में भारत की तीनों सेनाओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने और सीमाओं की रक्षा के लिए उच्च स्तर की तैयारियां की। आज के इस खास एपिसोड में हम उन्हीं तैयारियों पर विस्तार से आपको जानकारी देने जा रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर नारी शक्ति वंदन तक कितना आत्मनिर्भर बना है भारत, हमारी सेना कितनी शक्तिशाली बनी है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात होगी आज इंडियन आर्मी की। भारतीय सेना सीमा पर स्थिरता बनाए रखने के साथ साथ आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी सक्रिय रूप से भाग ले रही है। जम्मू कश्मीर, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात सैनिक किसी भी खतरे से निपटने के लिए सतर्क हैं। LAC की स्थिति स्थिर लेकिन संवेदनशील बनी हुई है। भारत और चीन के बीच 21 अक्टूबर 2024 को कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बैठक के बाद यह सहमति बनी कि विवादित क्षेत्र जैसे देपसांग और डेमचोक से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। LOC पर स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन सेना सतर्कता बनाए हुए है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है। हालांकि बीच बीच में हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं, जिन्हें सेना कुशलता से नियंत्रित करती है। आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता। भारतीय सेना आधुनिक युद्ध उपकरणों की खरीद कर रही है ताकि अपनी क्षमताओं को बढ़ा सके। 2024 से 26 की योजना के तहत 40,695 करोड़ की लागत से 25 योजनाएं तैयार की गई हैं। पिछले 4 वर्षों में भारतीय कंपनियों के साथ 144 अनुबंध किए गए हैं, जिनकी कुल लागत 70,028 करोड़ रुपए है। सेना में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू किए गए हैं। सैनिकों ने खुद कई उपकरण जैसे एक्सप्लोडर, अग्नियस्त्र और विद्युत रक्षक विकसित किया है। ये उपकरण आत्मनिर्भर भारत के तहत विकसित किए गए हैं। सीमावर्ती इलाकों का विकास। सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इन इलाकों में सड़कों, सैनिक आवास और रक्षा बुनियादी ढांचे का निर्माण तेजी से हो रहा है। यह विकसित भारत के विजन का एक हिस्सा है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO और अन्य एजेंसियों ने 2028 तक 27,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण करने की योजना बनाई है। 2023 में सिक्किम में ग्लेशियर झील फटने और बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए नई सड़कों और बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जा रहा है। ट्राई सर्विसेज सिनर्जी। तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए कई संयुक्त अभ्यास किए जा रहे हैं। सितंबर 2024 में विशाखापत्तनम में जल प्रहार 1 और अक्टूबर 2024 में काकीनाडा में INS जलाश्व का ऑपरेशनल टेस्ट आयोजित किया गया। ये अभ्यास ऑपरेशनल क्षमता और एकीकृत युद्धक रणनीति को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए। डिजिटलीकरण और तकनीकी उन्नति। भारतीय सेना ने 2024-25 को प्रौद्योगिकी अपनाने का वर्ष घोषित किया है। इस पहल के तहत सेना ने 59 ऐप और सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं, जो परिचालन और मानव संसाधन प्रबंधन को और अधिक कुशल बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाने के लिए BEL के साथ एक समझौता किया गया है, जिसके तहत
सेना के लिए AI इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सैन्य कूटनीति। भारतीय सेना 118 देशों के साथ रक्षा सहयोग में शामिल है। 39 संयुक्त अभ्यास आयोजित किए गए, जिनमें UAE, मिस्र और कंबोडिया जैसे नए देशों के साथ भी अभ्यास की योजना बनाई गई है। ये अभ्यास न केवल भारत की सैन्य कूटनीति को मजबूत करते हैं, बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका को भी दर्शाते हैं। महिला सशक्तिकरण। महिला अधिकारियों को कठिन इलाकों में तैनात किया जा रहा है और उन्हें नेतृत्व की भूमिका सौंपी जा रही है। 507 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया गया है। ये कदम सेना महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करता है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन। भारतीय सेना के 5200 सैनिक और अधिकारी संयुक्त राष्ट्र के 10 पीस कीपिंग मिशन में तैनात हैं। इनमें महिला अधिकारी और नर्सिंग स्टाफ स्थानीय समुदायों की सहायता कर रहे हैं। ऐसे मिशन में मेक इन इंडिया उपकरण और वाहन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो भारत की स्वदेशी क्षमता को दर्शाते हैं। पर्यावरण संरक्षण और पुनर्निर्माण कार्य। सेना पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम कर रही है। इको टास्क फोर्स ETF जलाशय निर्माण, सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। अतुल्य गंगा पहल के तहत सेवानिवृत्त सैनिक गंगा नदी की सफाई और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रहे हैं। ऑपरेशन सद्भावना। भारतीय सेना सीमावर्ती और दूरस्थ क्षेत्रों में सद्भाव और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चला रही है। इसके तहत स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, मानव संसाधन विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, खेल जैसे कई पहलुओं पर काम किया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट आवंटित किया गया है। भारतीय सेना ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत 100 वाइब्रेंट विलेजेस में 75% परियोजनाओं को लागू किया है। इनमें उत्तरी सीमाओं पर 68 परियोजनाओं के लिए 4 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि दी गई है। भारतीय वायुसेना C-295 MW विमान 2024 की बड़ी उपलब्धियों में से एक है भारतीय वायुसेना का एयरबस से C-295 MW विमान का अनुबंध, जिसमें पहला स्वदेशी विमान 2026 तक मिलने की उम्मीद है। भारतीय वायुसेना ने इस विमान के संचालन और प्रशिक्षण के लिए एक सिम्युलेटर भी चालू किया है, जो इसके इस्तेमाल को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाएगा। UXOR रोबोट। RNDE पुणे ने भारतीय वायुसेना के लिए एक विशेष रोबोट UXOR अनएक्सप्लोर्ड ऑर्डिनेंस हैंडलिंग रोबो विकसित किया है। ये रोबोट 1000 किलोग्राम तक के बम को सुरक्षित तरीके से निष्प्रभावी करने की क्षमता रखता है। इसे अगस्त 2024 में सेवा में शामिल किया गया। UXOR का निर्माण सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। ड्रोन सुरक्षा की नई तकनीक। ड्रोन हमलों से बचाव के लिए स्वदेशी तकनीक आधारित काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने अपनाया है। ये तकनीक स्टार्टअप्स और MSMEs के सहयोग से विकसित की गई है। वेपन सिस्टम्स ब्रांच की शुरुआत। पहली बार भारतीय वायुसेना ने एक नई शाखा वेपन सिस्टम्स ब्रांच की स्थापना की है। इस शाखा के पहले कैडेट्स ने जून 2024 में अपनी ट्रेनिंग पूरी की। ये शाखा भविष्य के आधुनिक हथियार प्रणालियों के संचालन और प्रबंधन के लिए बनाई गई है। अंतरिक्ष कार्यक्रम और रक्षा सहयोग। IAF ने गगनयान प्रोग्राम के तहत विभिन्न महत्वपूर्ण परीक्षणों में भाग लिया। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने चिनूक हेलीकॉप्टर का उपयोग रॉकेट लैंडिंग परीक्षण के लिए किया है।
ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ वायुसेना के सहयोग को दर्शाता है। स्वदेशी हथियार प्रणालियों का समावेश। सुखोई, मिग-29, तेजस और जगुआर जैसे विमानों में स्वदेशी एयर टू ग्राउंड हथियारों का उपयोग किया गया है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सस्टेनेंस ऑफ IAF फ्लीट। भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI विमान के AL-31 FP इंजन की सेवा अवधि बढ़ाने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है। इस पहल में वायुसेना, DMRL, सिमिलैक और HAL कोरापुट ने मिलकर इंजन की उड़ान समय सीमा को 2500 घंटे से बढ़ाकर 3000 घंटे करने की दिशा में काम किया है। इसके अलावा सुखोई 30 मार्क 1 विमान के लिए AL-31 FP इंजन की खरीद के लिए HAL के साथ सितंबर 2024 में 26,964 करोड़ 41 लाख रुपए का अनुबंध किया गया। मिग-29 विमान के RD-33 इंजन की खरीद के लिए HAL के साथ 5,249 करोड़ 72 लाख रुपए का अनुबंध 1 मार्च 2024 को हुआ। ये अनुबंध अगले 15 सालों तक मिग-29 बेड़े की संचालन क्षमता बनाए रखने के लिए किया गया है। स्वदेशीकरण और बचत। अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए 61 आवश्यक पुर्जों का स्वदेशी उत्पादन किया गया। पिछले साल 1700 पुर्जों के स्वदेशीकरण से वायुसेना ने 645 करोड़ की बचत की। ऐसा स्वदेशीकरण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा योगदान देता है। मानवतावादी सहायता और आपदा राहत। अंतर्राष्ट्रीय। 14 मई 2024 को C-17 विमान ने केन्या के लिए 40 टन राहत सामग्री भेजी। 13-14 जून 2024 को C-130 विमान ने कुवैत से 31 मृत भारतीयों के शव को भारत लाया। 24 अगस्त 2024 को C-130 विमान ने नेपाल से 24 शवों को जलगांव भेजा। 15-16 सितंबर 2024 को C-17 ने लाओस और वियतनाम के लिए राहत सामग्री भेजी। 17 सितंबर 2024 को IL-76 ने म्यांमार के लिए राहत सामग्री भेजी। 26 सितंबर 2024 को C-130 ने इजराइल से एक भारतीय सैनिक को दिल्ली एयरलिफ्ट किया। मानवतावादी सहायता और आपदा राहत। घरेलू। तमिलनाडु के जंगलों में आग के दौरान IAF ने 16 उड़ानें भरकर 24,300 लीटर पानी डाला। उत्तराखंड में जंगलों में आग पर काबू लाने के लिए MI-17 ने 21 उड़ानें भरकर 41,800 लीटर पानी डाला। हिमाचल प्रदेश में 11 मई 2024 को 2 अमेरिकी पर्यटकों को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया गया। चक्रवाती तूफान रेमाल के दौरान NDRF सामग्री और कर्मियों को एयरलिफ्ट किया गया। असम बाढ़ राहत में MI-17 ने 9 SDRF कर्मियों को एयरलिफ्ट किया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ राहत में MI-17 और C-130 विमानों ने सहायता दी। केरल में वायनाड में भूस्खलन के दौरान 326 लोगों और राहत सामग्री को एयरलिफ्ट किया गया। उत्तराखंड के केदारनाथ में बाढ़ राहत ऑपरेशन के दौरान MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टरों ने 270 लोगों को बचाया। चक्रवाती तूफान दाना के दौरान NDRF को 152 कर्मियों और 25 टन राहत सामग्री के साथ एयरलिफ्ट किया गया। महिला अग्निवीरों की भागीदारी। 2024 में पहली बार महिला अग्निवीरों ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। इनमें से 30 महिलाओं ने विशेष प्रशिक्षण लेकर सार्वजनिक प्रदर्शन किए। ये भारतीय वायुसेना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है। ये सभी कदम भारतीय वायुसेना को आधुनिक, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में उठाए गए हैं। नौसेना स्वदेशी तौर पर अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है। इनमें शक्तिशाली विमानवाहक पोत, विक्रांत विशाखापट्टनम क्लास के घातक विध्वंसक, नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स,
कलवरी क्लास के सबमरीन्स सपोर्ट वेसल्स भी शामिल है। आइए जानते हैं नौसेना किन ताकतवर जहाजों पर इन दिनों काम कर रही है। जहाज निर्माण कार्यक्रम। भारतीय नौसेना ने अब तक 133 से अधिक जहाज और पनडुब्बियां भारत में ही बनाई हैं। इसके पीछे मकसद देश के जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना और विदेशी निर्भरता कम करना है। वर्तमान में नौसेना के लिए 64 युद्धपोतों का निर्माण हो रहा है, जिनमें से 63 पूरी तरह से भारत में बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 62 नए जहाजों और पनडुब्बियों के ऑर्डर दिए जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नौसेना स्वदेशी तकनीकों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दे रही है। 2024 निर्माणाधीन जहाज और पनडुब्बियां। इस साल नौसेना ने कई नए जहाज और पनडुब्बियों को अपनी बेड़े में शामिल किया। इनमें से पहला सर्वेक्षण पोत INS संधायक फरवरी 2024 में विशाखापत्तनम में शामिल हुआ। दूसरा सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक अक्टूबर 2024 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया और दिसंबर 2024 में इसे नौसेना में शामिल किया गया। इसके अलावा रूस में निर्मित युद्धपोत INS तुशील को भी दिसंबर 2024 में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित जहाजों की क्षमता को बढ़ाते हुए INS सूरत P-15B और INS नीलगिरी P-17A का निर्माण किया है। छठी और आखिरी कलवरी पनडुब्बी INS बागशीर को भी साल 2024 दिसंबर में नौसेना को सौंपा गया। इसके अलावा भारत में बने पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर पोत INS अरनाला का निर्माण भी पूरा हो चुका है। नौसेना विमानन क्षेत्र में प्रगति। भारतीय नौसेना ने अपनी हवाई क्षमता को भी बेहतर बनाया है। दृष्टि 10 RPS ड्रोन सिस्टम को निगरानी के लिए शामिल किया गया है, जिससे समुद्री क्षेत्रों में निगरानी क्षमता बढ़ेगी। MH-60R हेलीकॉप्टर को शामिल करने से युद्ध क्षमता में बड़ा सुधार हुआ है। इन हेलीकॉप्टरों में अत्याधुनिक सेंसर और हथियार प्रणाली हैं, जो समुद्री संचालन में मददगार साबित होंगी। ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट्स अभ्यास। मिशन आधारित तैनाती। भारतीय महासागर क्षेत्र में राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा के लिए डिप्लॉयमेंट्स की गई। एंटी पायरेसी पेट्रोल। 2008 से गल्फ ऑफ एडेन में समुद्री लूट से बचाव के लिए पेट्रोलिंग शुरू की गई। पिछले साल 6 सफल ऑपरेशंस किए गए, जिनमें 120 जानें बचाई गईं। समुद्री सुरक्षा ऑपरेशंस। इजराइल हमास संघर्ष और बढ़ते समुद्री हमलों को देखते हुए भारतीय नौसेना ने 30 से अधिक जहाजों को पश्चिमी अरब सागर में तैनात किया और 25 से अधिक घटनाओं का जवाब दिया। एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशंस। पिछले 3 वर्षों में 13 ऑपरेशंस के माध्यम से 35,000 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। मिलन 2024। ये अभ्यास 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापत्तनम में हुआ, जिसमें 36 से अधिक जहाजों और 47 देशों के वरिष्ठ नेतृत्व ने भाग लिया। नाविका सागर परिक्रमा 2। अक्टूबर 2024 में महिला अधिकारियों के साथ INSV तारिणी ने दुनिया भर की यात्रा शुरू की, जो महिला शक्ति और आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है। INS विक्रांत का अंतिम ऑपरेशनल क्लियरेंस। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत का अंतिम ऑपरेशनल क्लियरेंस शुरू हुआ। अदर सिग्निफिकेंट एक्टिविटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गोवा यात्रा। 7 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति ने डे एट सी कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने मिसाइल फायरिंग ड्रिल्स और विमान संचालन का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री के हाथों VLF स्टेशन का शिलान्यास। अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्री ने तेलंगाना के विकाराबाद में 3,200 करोड़ रुपए की लागत से बने भारतीय नौसेना के नए VLF स्टेशन का शिलान्यास किया। नौसेना भवन का उद्घाटन। मार्च 2024 में रक्षा मंत्री ने दिल्ली कैंट में भारतीय नौसेना के नए मुख्यालय
नौसेना भवन का उद्घाटन किया। कल्याण और सशक्तिकरण। महिला अधिकारी। भारतीय नौसेना ने महिला अधिकारियों को सभी शाखाओं में भर्ती करना शुरू किया और उन्हें समान पदोन्नति, वेतन और भत्तों का अवसर प्रदान किया। 2020 से युद्धपोतों पर महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। स्थायी आयोग पीसी। महिला एसएससी अधिकारियों को स्थायी आयोग दिया जा रहा है। वर्तमान में 72 महिला अधिकारियों को स्थायी आयोग मिला है। महिला अधिकारी युद्धपोतों पर। वर्तमान में 44 महिला अधिकारी युद्धपोतों पर तैनात हैं। दिसंबर 2023 में पहली महिला अधिकारी को युद्धपोत का कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया। महिला हेलीकॉप्टर पायलट। 7 जून 2024 को भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट को विंग्स दिए गए और जुलाई 2024 में पहली महिला अधिकारी को P-8I विमान पायलट के रूप में प्रमाणित किया गया। महिला नाविक अग्निवीर। भारतीय नौसेना ने अग्निपथ योजना के तहत महिला अग्निवीरों को सभी ट्रेडों में भर्ती किया है। वर्तमान में 1321 महिला अग्निवीर भारतीय नौसेना में हैं। बीते साल अक्टूबर 2024 का महीना कोस्ट गार्ड के लिए काफी खास रहा, क्योंकि इन्हें मिली 2 जहाजों की सौगात, वो भी स्वदेशी। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इन्हें तैयार किया है। अक्टूबर 2024 में ही 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स जहाजों को भी कोस्ट गार्ड ने अपने बेड़े में शामिल किया है, जो कि 60% से अधिक स्वदेशी हैं। इन्हें नाम दिया गया है अदम्य और अक्षर का। गोवा शिपयार्ड को ऐसे 8 जहाज बनाने का अनुबंध भी मिला है। भारतीय तटरक्षक बल। नौसेना में नए पोतों का समावेश। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड भारतीय तटरक्षक बल के लिए प्रदूषण नियंत्रण पोतों का निर्माण कर रहा है। यह पहला मौका है जब भारतीय तटरक्षक बल के लिए इन पोतों को पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है। अगस्त 2024 में इन पोतों में से एक समुद्र प्रताप को रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। इसके अलावा GSL 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स का निर्माण कर रहा है, जिनमें से पहले 2 पोतों का शुभारंभ अक्टूबर 2024 में हुआ। इन पोतों को अदम्य और अक्षर के नाम से नामांकित किया गया। ये कदम भारतीय तटरक्षक बल की समुद्री सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में अहम है। महत्वपूर्ण खरीदारी। 2024 के शुरुआती महीनों में भारतीय तटरक्षक बल ने कई प्रमुख उपकरणों की खरीदारी की है। जनवरी 2024 में तटरक्षक बल ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया, जिसके तहत 267 V/UHF सॉफ्टवेयर डिफाइंड वीडियो उपकरण भारतीय तटरक्षक बल के पोतों और अन्य प्रतिष्ठानों में लगाए जाएंगे, जिनकी कुल लागत 90.71 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मार्च 2024 में तटरक्षक बल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 9 ALH Mark III हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 4079.78 करोड़ रुपए का समझौता किया। ये हेलीकॉप्टर तटरक्षक बल के हवाई संचालन की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेंगे। इन सभी कदमों ने भारतीय तटरक्षक बल को न केवल देश की तटीय सुरक्षा को बढ़ाने में मदद की है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समुदाय के साथ सहयोग को भी मजबूत किया है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।